जय हिंद दोस्तों। आप दुनिया के सबसे आकर्षक व्यक्तित्व वाले ही क्यों ना हों, फिर भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्हें आप पसंद ना आए। लोग क्या कहेंगे एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसे भारत की ज़्यादातर जनसंख्या चिंतित और परेशान रहती है। उन्हें लगता है कि जैसे उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। और हमारे यहाँ किसी की प्रतिष्ठा हमेशा इस बात पर निर्भर करती है कि लोग क्या सोचते हैं और कहते हैं। आमतौर पर यह किसी की काबिलियत पर आधारित नहीं होती। यहाँ हम तो आपको यही सलाह देंगे कि लोगों की सोच को हमेशा अच्छे बनाए रखना आसान नहीं है, क्योंकि दुर्भाग्य से हमारी प्रतिष्ठा छोटी सोच वाले, बेकार की बकबक करने वाले और दूसरों की खूब बुराई करने वाले लोगों की दया दृष्टि पर निर्भर रहती है। दूसरों के बारे में राय बना लेने वाले इन जजमेंटल किस्म के लोगों का अहंकार भी बहुत बड़ा होता है और वे किसी भी तरह के नए दृष्टिकोण को अपनाने में विश्वास नहीं रखते। दूसरी ओर हमारी ही समाज में समय कैसे बदल रहा है, इस पर भी अक्सर बातें होती हैं और इस पर स्वीकृति की भावना भी विकसित हो रही है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। ऐसे कई क्षण भी होते हैं जो मुझे इस पर सवाल खड़े करने के लिए मजबूर कर देते हैं। क्या वाकई समय बदल रहा है? यदि हाँ, तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त अपनी लैंगिकता की बेड़ियों से बाहर क्यों नहीं आ सकता? मेरे सहकर्मी को अपनी मर्जी के विरुद्ध मजबूरन अरेंज मैरिज के लिए क्यों तैयार होना पड़ा? मेरे 35 की उम्र में भी अविवाहित होने में क्या बुराई है? और मेरी विधवा चाची किसी को नाराज किए बिना दोबारा शादी क्यों नहीं कर सकती? ऐसे विषयों पर कई बार समाज के पुराने ढर्रे यानी कि फिक्स पैटर्न को बदलना काफ़ी मुश्किल लगने लगता है। लेकिन अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो ऐसा भी नहीं कि यह हो ना सके। मेरा मानना है कि इसे सुधारने का पहला कदम यह होगा कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, यह सोचने के बजाय हम अपने बारे में सोचें। फिलहाल हम अपने बारे में क्या सोचते हैं के बजाय इस बात से अधिक चिंतित रहते हैं कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोचता है, और यही सबसे बुरी बात है। हो सकता है कि जो मैं कह रही हूँ आप भी किसी न किसी स्तर से इससे सहमत हों। ऐसे में अगर आप नहीं जानते कि एक ऐसी बातों में कैसे निपटा जाए, या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे ऐसे किसी मामले में मदद की ज़रूरत है, तो ज़रूर बताएं। नंबर 1, चिंता नहीं चिंतन करें कि आप क्यों दूसरों की परवाह करते हैं। यह समझना सबसे ज़रूरी है कि आप क्यों इतनी परवाह करते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं या सोचते हैं। बचपन से ही हमारा पालन पोषण ऐसे समाज में हुआ है जिसके नियम हमारे नाते रिश्तेदार निर्धारित करते हैं। हमें डर रहता है कि अगर हमारा पहनावा और रहन सहन सामाजिक मानदंडों के अनुरूप नहीं है तो हमें नापसंद कर दिया जाएगा। यह और कुछ नहीं बल्कि सामाजिक अनुकूलन का एक रूप है जिससे अब हमें खुद को आज़ाद करने की ज़रूरत है। नंबर 2, समझें कि लोग क्या सोचते हैं यह आपके कंट्रोल से बाहर है। आप जो भी करें, लेकिन यह जान लें कि दूसरों के विचारों पर आपका कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। अगर आप यह सोचते हैं कि आप अपने बारे में लोगों की राय को बना या बिगाड़ सकते हैं, तो यह आपकी गलतफहमी है। वास्तव में दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं यह आपके कंट्रोल से बाहर है, और आप जो भी करते हैं यह जानना किसी और का
काम नहीं और ना ही किसी को इससे कोई मतलब होना चाहिए। तो इसे समझें और स्वीकार करें। नंबर 3, सेल्फ लव, खुद से प्यार करने की आदत डालें। जितना अधिक आप अपने आप को प्यार करते हैं और अपने निर्णय को स्वीकार करते हैं तो उतनी ही आपको दूसरों की ज़रूरत कम पड़ेगी। आप जितना अधिक आत्म प्रेम और आत्म स्वीकृति महसूस करते हैं तो आप देखेंगे कि आप उससे भी अधिक आत्म प्रेमी और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। दयालु होना और अपनी गलतियों के लिए अपने आप को क्षमा करना ज़रूरी है। इसी बात के साथ मैं आपके हंसी खुशी, स्वतंत्रता, आत्मपुष्टि और निडर प्रेम से भरे जीवन की कामना करती हूँ। हम इस पृथ्वी पर बहुत कम समय के लिए आए हैं और इसलिए यह ज़रूर तय करें कि आपका जीवन महज एक समझौता बनकर न रह जाए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। लोग क्या कहेंगे कि डर से हम अक्सर बहुत से काम नहीं करते। इसमें कई बार हम अपने सपनों को भी पूरा नहीं कर पाते और जीवन में दुखी रहते हैं। इसलिए खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने मन के काम करें। ऐसा तभी होगा जब आप लोग क्या कहेंगे कि डर से बाहर निकलेंगे। आइए जानते हैं इस डर से निकलने के तरीके। कितनी बार होता है कि हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं लेकिन दूसरे क्या कहेंगे या कितना जज करेंगे चक्कर में हम उस काम को नहीं कर पाते। इसके चलते हम जीवन में कई चीज़ें कर ही नहीं पाते, अपने कई सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो दूसरे क्या कहेंगे डर से अपने मन की चीज़ें नहीं कर पाते हैं तो हम आपके लिए 5 ऐसे तरीके लाए हैं जिससे आपका ये डर ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। कोई भी आदत एक दिन में नहीं बनती, लेकिन धीरे धीरे आप अगर किसी चीज़ की प्रैक्टिस करें या उसे फॉलो करें तो वो चीज़ें आपकी आदत में शामिल हो जाती हैं। हम आपको जो 5 चीज़ें बताने जा रहे हैं उन पर भी आप धीरे धीरे काम करके ही अपनी आदत में ला सकते हैं। एक बार अगर आप इन चीज़ों को आदत में ला लिए तो आपको लोग क्या कहेंगे वाला डर ख़त्म हो जाएगा। अपने सही डर को पहचानें। जब भी आप कोई काम करने जा रहे हैं और आपको डर है कि लोग जज करेंगे तो उन बातों पर फोकस करें जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि लोग आपको जज कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हम उन्हीं चीज़ों को लेकर चिंतित होते हैं या ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे जिसके बारे में हम कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। अगर हम किसी काम को लेकर कॉन्फिडेंट हैं तो लोग क्या कहेंगे का डर हमें नहीं सताता। इसलिए हम जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले उन चीज़ों का पता लगाएं जिसको लेकर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। जब उन चीज़ों का पता लग जाए तो उस पर काम करें। खुद की वैल्यू करना सीखें। जब आप खुद की वैल्यू करना सीखेंगे उस दिन आपके अंदर का ये डर ही लोग क्या कहेंगे ख़त्म हो जाएगा। आप जो भी काम कर रहे हैं अगर आपके लिए आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आपको ये डर सताना बंद हो जाएगा। वहीं हर काम को परफेक्शन से करने के पीछे ना भागें। जब आप परफेक्शन के पीछे भागते हैं तब सबसे ज़्यादा आपको ये डर सताता है कि लोग क्या कहेंगे। इस बार खुद की वैल्यू समझें, खुद कॉन्फिडेंट फील करें। इसी के साथ आपका डर गायब हो जाएगा। उन लोगों के बीच रहें जो आपको प्यार और सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लें कि दुनिया में कुछ न कुछ लोग हमेशा ही ऐसे होंगे जो आपको जज करेंगे ही, चाहे आप अच्छा करें या बुरा। इन लोगों के पास आपको लेकर कोई ना कोई ओपिनियन ज़रूर होगा। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों के बीच रहें
जो आपको प्यार और सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोग आपकी गलतियों पर आपको सही करेंगे। वहीं जब आप कुछ अच्छा कर रहे होंगे तो ये लोग जज नहीं बल्कि आपको सपोर्ट करेंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर दूसरों को जज करते हैं तो तुरंत छोड़ दें। कई बार हमें इस चीज़ की भनक भी नहीं पड़ती और हम खुद दूसरों को जज कर रहे होते हैं। कभी उनके कपड़ों को लेकर मजाक उड़ा देना या कभी उनकी बातचीत का मजाक उड़ाना। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो तुरंत इसे बंद कर दें। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जितना आप दूसरों को जज करते हैं उतना ही आपको दूसरों द्वारा जज किए जाने का डर होता है। खुद को प्राथमिकता दें। जीवन में आप कैसे खुश रहेंगे, आपको कोई काम करके क्या फ़ायदा मिलेगा, इस पर फोकस करें। कई बार दूसरों की खुशी या दूसरों के जज करने से डर से हम अपनी खुशी और सपनों के पीछे छोड़ देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना। इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद को प्राथमिकता दें। किसी महापुरुष ने बड़ी अच्छी बात कही है, फ़र्क इससे कभी नहीं पड़ता कि लोग क्या चाहते हैं, फ़र्क इससे ज़रूर पड़ता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो। आज इसी बात को सार्थक करते हुए आपके समक्ष एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आशा करती हूँ कि आपको इस कहानी से कुछ मज़ा मिले या ना मिले, लेकिन सीख ज़रूर मिलेगी। बिहार के एक गांव में 2 बच्चे रहा करते थे, सुरेश और रमेश। सुरेश 8 साल का था और रमेश 10 साल का। दोनों एक ही मोहल्ले में रहा करते थे, एक ही पाठशाला में पढ़ा करते थे। धीरे धीरे जब वो एक दूसरे को जानने लगे तब उनकी मित्रता घनिष्ठ हो गई। एक दिन पाठशाला से घर आते वक्त उन्हें रास्ते में एक गेंद दिखी। गेंद को दोनों मित्र खेलते हुए घर जाने के रास्ते से भटक गए। एक सुनसान जगह पर आ गए जो गांव के बाहर जाती थी रास्ता। खेल खेल में उनकी गेंद एक बहुत गहरे गड्ढे में गिर गई। दोनों में रमेश बड़ा था, इसी वजह से उसने गेंद को बाहर निकालने का बीड़ा उठाया। रमेश सुरेश से उम्र में बड़ा था। उसी के उन्माद से वो लापरवाही से गड्ढे में गेंद को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। गड्ढा तकरीबन 20 फीट गहरा था। रमेश जल्दबाजी में गलती से फिसलन वाली जगह पर अपना पांव रख दिया और धड़ाम से नीचे गड्ढे में गिर गया। गड्ढे में गिरते ही रमेश के होश उड़ गए। कुछ क्षण तक उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उधर सुरेश की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी, सुरेश बचाओ बचाओ, कोई हमारी मदद करो, बचाओ बचाओ। रमेश तू ठीक तो है ना? सुरेश की आवाज़ सुनकर रमेश भी अंदर से चिल्लाने लगा, रमेश बचाओ बचाओ, कोई मदद करो, ये यहाँ गड्ढे में गिर गया। रमेश और सुरेश दोनों घबराकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे थे, किंतु उनकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई न था। दोनों गांव से बाहर किसी बंजर वीरान जगह पर आ गए थे जहाँ उनके अलावा और कोई न था। चिल्ला चिल्ला के दोनों के गले सूख गए थे। अब बाहर खड़े 8 साल के सुरेश को चिंता होने लगी कि आखिरकार इस मुसीबत से कैसे बचा जाए। उसने आसपास नज़र दौड़ाई, किंतु उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था और ना ही कोई पानी का स्रोत था जिससे वो अपने सूखे गले की प्यास बुझा सके। समय बीतता जा रहा था और सुरेश को नकारात्मक ख्याल आने शुरू हो गए थे। उसे अब डर लगने लगा था, घर जाकर वो क्या कहेगा कि इतनी देर तक कहाँ था। अब तक तो उसके माता पिता ने उसकी खोज शुरू कर दी होगी। अगर रमेश इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाया तो, अगर वह मर गया तो, नहीं, मारे नकारात्मक विचारों से उसका सिर चकराने लगा। उधर गांव में दोनों बच्चों की खोज शुरू हो चुकी थी। दोनों बच्चों के माँ बाप
बड़ी दुविधा में थे कि आखिर ये दोनों कहाँ रह गए, क्या हुआ होगा, कहीं इन्हें कोई ले तो नहीं गया, कहीं उनके साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया होगा। वहीं अब जो कुछ भी करना था बाहर खड़े हुए सुरेश को ही करना था, और अब तो यह बहुत बात बाखूबी समझ गया था। उसने इधर उधर नज़र दौड़ानी शुरू कर दी। कुछ देर बाद उसे एक रस्सी दिखाई दी। वो तुरंत जाकर उस रस्सी को लेकर आया और बिना समय गंवाए उसने रस्सी वहाँ जमीन में गड़े हुए एक बड़े से पत्थर पर कस के बांध दी और रस्सी का दूसरा सिरा गड्ढे में फेंक दिया और रमेश से कहा, सुरेश, रमेश, जल्दी से ये रस्सी पकड़ो, मैं तुम्हें अब ऊपर खींचने वाला हूँ। रमेश, क्या? सुरेश, तुम यह नहीं कर पाओगे, मेरा वज़न तुमसे कहीं ज़्यादा है और जहाँ तक मैं जानता हूँ तुमने तो आज तक एक पानी की बाल्टी भी नहीं खींची, तो मुझे खींचना तुम्हारे बस में नहीं है। सुरेश, हाँ, मैं जानता हूँ कि मैंने आज तक एक बाल्टी भी नहीं उठाई है, लेकिन आज मेरे पास खुद पर भरोसा करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। रमेश, तुम मेरा विश्वास करो, अब मैं ही हूँ यहाँ जो तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकता हूँ। तो ये रस्सी कस कर पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर खींचता हूँ। सुरेश की बात सुन अब रमेश भी उसकी बात मान गया था, क्योंकि अब उसे भी पता था कि अब यही एक कोशिश बची है इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए। रमेश ने रस्सी को कस के पकड़ लिया। जैसे ही रमेश ने रस्सी को कस के पकड़ा, तभी सुरेश ने अपना पूरा दम लगाते हुए रस्सी को खींचना शुरू किया। सुरेश ने रमेश को खींचने में अपने शरीर का पूरा दम लगा दिया और आखिर में उसकी मेहनत रंग लाई और रमेश उस गड्ढे से बाहर आ गया। सुरेश पसीने से तरबतर हो गया था, उसकी सांसें फूलने लगी थी, लेकिन जब उसने रमेश को अपने सामने पाया, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों दोस्त ने एक दूसरे को कस के गले लगाया और वापस अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों सोच रहे थे कि आखिर घर जाकर क्या कहेंगे, हम कहाँ थे, हमें क्यों इतनी देर हो गई। दोनों के पास इस बात का कोई जवाब न था। देखते ही देखते वो अपने घर पहुंच गए। जैसे उन्होंने अपने मोहल्ले में कदम रखा, सभी मोहल्ले वासियों ने उनको देख चैन की सांस ली और बोले, अरे देखो, आ गए ये दोनों, चलो शुक्र है बच्चे मिल गए हैं। लोगों की आवाज़ सुनकर उनके माँ बाप तुरंत वहाँ दौड़ कर आ गए। देखा तो सुरेश पसीने से तरबतर हुआ रखा था और रमेश के कपड़े फटे हुए थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इन दोनों के साथ हुआ क्या था। तभी किसी ने उन दोनों से पूछ ही लिया, अरे रमेश और सुरेश, कहाँ रह गए थे दोनों? अब तक तुम्हें पता भी है यहाँ तुम्हारे माँ बाप कितनी चिंता में थे। यहाँ दोनों को अब कुछ सूझ नहीं रहा था। अब उन्हें लग रहा था कि अगर हमने सच कहा तो हमारी पिटाई होनी तय है, और अगर कोई बहाना बना दें, लेकिन बहाना बनाएं तो भी क्या। उनकी सोच ने उनका साथ देना छोड़ दिया था। कुछ देर तक मौन रहने के बाद सुरेश ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम दोनों एक गेंद खेल रहे थे। खेलते खेलते हमें पता ही नहीं चला हम कहाँ आ गए थे। खेल खेल में हमारी गेंद एक बड़े से गड्ढे में जा गिरी। रमेश ने कहा कि वो गेंद निकाल कर आएगा, किंतु उसका पैर फिसलने से वो भी गड्ढे में गिर गया। आखिरकार उसे उस गड्ढे में से बाहर निकाल कर लाया हूँ। सब ने दोनों की बात बड़े ध्यान से सुनी और सब एक साथ हंस पड़े, और दोनों के माँ बाप उन्हें गुस्से से देख रहे थे। किसी ने बोला, वाह वाह, क्या कहानी गढ़ी है, क्या हम तुम्हें बेवकूफ़ नज़र आ रहे हैं? सुरेश, तुम जो एक पानी की बाल्टी तक ठीक से नहीं उठा सकता, वो अपने से 2 साल बड़े लड़के को एक बड़े और गहरे गड्ढे में से बाहर निकालने
देखकर कैसे आ गया? अरे कोई बहाना ही बनाना था तो अच्छा सोच के बनाते। ये तो तुम आसानी से पकड़ में आ गए। सबकी बातों को नकारते हुए सुरेश ने दबाव दे के कहा, सुरेश, नहीं, मैं सच कर रहा हूँ। मैंने ही रमेश को बाहर निकाला है। उसके इतना बोलने पर ही किसी ने भी उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। यहाँ तक उनके माँ बाप तक को उन पर भरोसा न था। तभी सबसे पीछे खड़े हुए एक बुजुर्ग आदमी को गांव के सरपंच भी थे। उन्होंने कहा, यह बच्चा सच कह रहा है। मेरा तजुर्बा कह रहा है यह सच बोल रहा है। उसकी आंखों में मुझे डर नहीं दिख रहा जो अक्सर झूठ बोलने वालों की आंखों में नज़र आता है। मुझे उनके हाव भाव में कपकपाहट महसूस नहीं हो रही जो एक झूठे आदमी में दिखाई पड़ती है। उनके कपड़े और पसीने से तरबतर सुरेश का शरीर ये गवाही दे रहा है कि उसने ही बड़े परिश्रम से रमेश को गड्ढे से बाहर निकाला है। सरपंच जी की बातों को चुनौती देने की किसी में हिम्मत नहीं थी। आखिरकार सब ने मान लिया कि सुरेश ने सच में रमेश की जान बचाई है। लेकिन अब भी सब सोच में थे कि आखिरकार इस लड़के से ये कार्य मुमकिन कैसे हुआ। वहाँ सरपंच जी ने सबके चेहरे पढ़ लिए थे। उन्होंने सबका शक दूर करते हुए कहा, यहाँ सुरेश के पास कोई रास्ता न था, क्योंकि जैसा उसने कहा वहाँ आसपास में कोई इंसान मौजूद नहीं था और रमेश ऐसी हालत में ज़्यादा देर तक जिंदा न रह पाता। इसलिए उसने ही खुद से हिम्मत जुटाई और एक कारनामा जो भी असंभव जान पड़ता है वो करके दिखा दिया। और साथ ही साथ उस वक्त उसे कोई ये कहने वाला नहीं था कि ये कार्य तुझसे नहीं हो पाएगा। इस वजह से उसकी हिम्मत न टूटी और खुद पर भरोसा करते हुए उसने यह कार्य करके दिखा दिया। सीख, हमारी निजी ज़िंदगी में भी कई बार ऐसे ही हालात बन जाते हैं। उन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए खुद पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी होता है। सोचो कि यह काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता और दूसरों की बातों पर ध्यान न देते हुए हमेशा खुद के काम पर ही ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। तभी हमें जीवन में सफलता हासिल हो सकती है। एक महिला मेरे पास कुछ दिन पहले आई और उसने मुझे कहा कि मेरे पति ने कहा है कि सुनना तो ज़रूर, लेकिन भूल कर कभी कीर्तन में सम्मिलित मत होना। तो मैंने उससे पूछा कि पति को क्या फिक्र है तेरे कीर्तन में सम्मिलित होने से। तो उसने कहा, पति मेरे डॉक्टर हैं, प्रतिष्ठा वाले हैं। वो बोले कि अगर तू कीर्तन में सम्मिलित हो जाए तो लोग मुझे परेशान करेंगे कि पापी पत्नी को क्या हो गया। तो तू और सब करना, लेकिन कीर्तन भर में सम्मिलित मत होना। घर के लोग समझा कर भेजते हैं कि सुन लेना, करना भर मत कुछ भी, क्योंकि करने में खतरा है। सुनने तक बात बिल्कुल ठीक है, करने में अड़चन मालूम होती है, क्योंकि आप पागल होने के लिए तैयार हैं और जब तक आप पागल होने के लिए तैयार नहीं हैं तब तक धार्मिक होने का कोई उपाय नहीं है। तो सुनिए मज़े से, फिर चिंता में मत पड़ें। जिस दिन भी करेंगे उस दिन आपको दूसरे क्या कहेंगे इसकी फिक्र छोड़ देनी पड़ेगी। दूसरे बहुत सी बातें कहेंगे, वे आपके खिलाफ कह रहे हैं, वे अपनी आत्मरक्षा कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको ठीक माने तो वे गलत लगेंगे। इसलिए उपाय एक ही है कि आप गलत हैं तो वे अपने को ठीक मान सकते हैं और निश्चित ही उनकी संख्या ज़्यादा है। आपको गलत होने के लिए तैयार होना पड़ेगा। बड़े से बड़ा साहस समूह के मत से ऊपर उठता है। इस फिक्र के छोड़ते ही आपके भीतर भी एक रस का संचार हो जाएगा। यही द्वार बाधा हुआ है, इसी से दरवाज़ा रुका हुआ है। यह फिक्र छोड़ते ही आपके पैर भी थिरकन आ जाएगी।
और आपका हृदय भी नाचने लगेगा और आप भी गा सकेंगे। और अगर यह फिक्र छोड़कर आप एक बार भी गा सके और नाच सके तो आप कहेंगे कि अब दुनिया की मुझे कोई चिंता नहीं। एक बार आपको स्वाद मिल जाए किसी और लोग का तो फिर कठिनाई नहीं है लोगों की फिक्र छोड़ने में। कठिनाई तो अभी है कि उसका कोई स्वाद भी नहीं है जिसे पाना है, और लोगों से जो प्रतिष्ठा मिलती है उसका स्वाद है। जिसको छोड़ना है उसमें रस है, और जिसको पाना है उसका हमें कोई रस नहीं है। इसलिए डर लगता है। हाथ की आधी रोटी भी मिलने वाली स्वर्ग में पूरी रोटी से ज़्यादा मालूम पड़ती है। स्वाभाविक है, सीधा गणित है। लेकिन अगर इस दशा में जिसमें आप हैं आप सोचते हैं सब ठीक है, तो मैं आपसे नहीं कहता कि आप कोई बदलाहट लाएं, और आपको लगता है कि सब गलत है जिस हालत में आप हैं, तो भी हिम्मत करें और थोड़े परिवर्तन की खोज करें। शांति प्रयोग करना हो शांत प्रयोग करें, लेकिन कुछ करें। अधिक लोग कहते हैं कि शांति का प्रयोग ही ठीक है, क्योंकि अकेले में आंख बंद करके बैठ जाएं, किसी को पता तो नहीं चलेगा। लेकिन अक्सर शांत प्रयोग सफल नहीं होता, क्योंकि आप भीतर इतने अशांत हैं कि जब आप आंख बंद करके बैठते हैं तो सिवाय अशांति के भीतर और कुछ भी नहीं होता। वह भी जो भीतर अशांति है वह चक्कर जोर से मारने लगती है। जब आप शांत होकर बैठते हैं तब आपको सिवाय भीतर के उपद्रव के और कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए उचित तो यह है कि वह जो भीतर का उपद्रव है उसे भी बाहर निकल जाने दें, हिम्मत से उसको भी बह जाने दें। उसके बह जाने पर जैसे तूफान के बाद एक शांति आ जाती है, वैसी शांति आपको अनुभव होगी। तूफान तो धीरे धीरे विलीन हो जाएगा और शांति स्थिर हो जाएगी। दिन भर में घर से लेकर ऑफिस तक कई लोगों से मिलते जुलते हैं आप, मगर उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ध्यान आपकी खूबियों पर कम और कमियों पर ज़्यादा बना रहता है। वास्तव में आपके साथ दिन भर रहने वाला कौन सा व्यक्ति आपके प्रति सच्ची निष्ठा रखता है और कौन आपसे जलन करता है, ये जान पाना बेहद मुश्किल काम है। मगर कुछ संकेतों की मदद से ईर्ष्यालु लोगों को पहचानना आसान हो जाता है। जानते हैं ईर्ष्यालु लोगों को कैसे पहचानें और किन टिप्स की मदद से इस समस्या को हल करें। नंबर 1, दूसरों के सामने नीचा दिखाना। वह व्यक्ति जो किसी दूसरे से ईर्ष्या करता है उसका मकसद हर पल उसे नीचा दिखाना और खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करना होता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति की नज़र हर पल उस इंसान की गतिविधियों पर टिकी रहती है जिसमें वो कमियों की तलाश करता है। नंबर 2, हर पल नकल करना। कुछ लोग जब किसी व्यक्ति की तरह बनना चाहते हैं तो खुद को उसे सर्वश्रेष्ठ साबित करने के अलावा उसे कॉपी करने लगते हैं। उसके उठने बैठने के तरीके से लेकर खान पान और पहनावा को फॉलो करते हैं ताकि वे उन जैसे बन सकें, मगर मन ही मन उनके लिए जलन का भाव बना रहता है। नंबर 3, अपनी तुलना दूसरों से करना। वे लोग जिनका व्यवहार ईर्ष्यालु होता है वे हर पल दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। अगर आपका कोई दोस्त हर काम में खुद को आपसे कंपेयर करता है तो आप उससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति खुद को दूसरों से बेहतर बनाने का प्रयास करने लगते हैं। नंबर 4, कमियों को ढूंढना। ऐसे लोग हर पल दूसरों की कमियों को तलाशने का प्रयास करते हैं। वे खुद को बेहतर और दूसरे व्यक्ति को गलत साबित करना चाहते हैं। वे अन्य लोगों की खूबियों में भी उनकी कमियों को गिनवाने का काम करते हैं। नंबर 5, तारीफ करने से कतराना। जब हर व्यक्ति आपकी तारीफ करता है और आपके कार्यों की सराहना करता है तो उस
ऐसे लोग बेहद मायूस हो जाते हैं। वह न केवल आपके लिए गलत प्रचार करते हैं बल्कि किसी भी प्रकार की सराहना करने से हिचकिचाते हैं। इससे रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं। बातचीत करते वक्त सतर्क रहें। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके प्रति ईर्ष्या रखता है, उससे बात करने से पहले सचेत रहना आवश्यक है। किसी अन्य व्यक्ति के बारे में अपनी भावनाओं को ऐसे व्यक्तियों से साझा करने से बचें। कम से कम समय के लिए बात करें और अपने किसी प्लान की जानकारी उसे न दें। नंबर 2, ओवर शेयरिंग से बचें। कई बार अपने दोस्तों से देर तक बात करते करते बहुत सी पर्सनल बातें शेयर करने लगते हैं। इसका फ़ायदा अन्य व्यक्ति उठा सकता है। वे लोग जिनके मन में आपके लिए जलन की भावना है, उनसे अपनी हर बात शेयर करना आपके भविष्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। नंबर 3, व्यवहार में सकारात्मकता बनाए रखें। अगर आपको इस बात की जानकारी मिल जाती है कि कोई प्रिय मित्र आपसे ईर्ष्या करता है और वो आपके लिए गलत बातें कर रहा है, तो स्थिति को सकारात्मक रूप से हैंडल करें। इससे रिश्ते में कड़वाहट आने से बच सकती है, साथ ही व्यवहार उचित बना रहेगा। नंबर 4, किसी बात पर बहस करने से बचें। ऐसे लोगों का प्रयास होता है कि किसी भी प्रकार से दूसरे व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। ऐसे में ईर्ष्या करने वाले लोग हर पल आपके भड़काने को प्रयास करते हैं, मगर आपको बहस या चिल्लाने की जगह शांतिप्रिय ढंग से चीज़ों को हैंडल करने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 5, चीज़ों को सुलझाने का प्रयास करें। बात न करना, इग्नोर करना और दूरी बनाए रखना किसी समस्या का हल नहीं होता है। ऐसे में अपने दोस्तों से बातचीत करें और गलतफहमियों को दूर करने का भी प्रयास करें। किसी भी समस्या के रूट काज को जानना बेहद आवश्यक है, जिससे बढ़ रही दूरियों को दूर किया जा सकता है। लंबे समय तक दूसरों की राय के बारे में सोचना स्वाभाविक है। एक स्वतंत्र और व्यक्तिगत विचार प्रक्रिया विकसित करना हमेशा आसान नहीं होता। यदि आप अपने सपनों और इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने जीवन को दूसरों की बातों और विचारों के अनुसार चलाना जारी रखते हैं, तो एक दिन आप खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे। आपको हासिल कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ है लोग क्या कहेंगे इस पर चिंता न करने के लिए 8 टिप्स। ऐसे कई तरीके हैं जिनकी मदद से अपनी सोच और विचार को दृढ़ बनाया जा सकता है, बिना यह सोचे कि दूसरे लोग क्या कहेंगे। नंबर 1, अपनी प्राथमिकता पर विचार करें। जो आपके लिए मायने रखता है उस पर अपना ध्यान बनाए रखने की दिशा में काम करते रहें। यह जान लें कि लोगों की हमेशा अलग अलग प्राथमिकताएं होती हैं। यह आपकी अपनी स्वतंत्र विचार प्रक्रिया के महत्व या प्रासंगिकता को बढ़ाता या कम नहीं करता। इसलिए दूसरों की प्रायोरिटी पर अधिक सोच विचार करने के बजाय अपनी प्रायोरिटी पर ध्यान दें। नंबर 2, अपने कार्यों और गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें। आप लोगों को यह सोचने से नहीं रोक सकते कि वे क्या चाहते हैं। आप अपना ध्यान निश्चित रूप से इस ओर लगा सकते हैं कि आपको क्या करना है। अपने कार्यों और गतिविधियों की ओर अपना ध्यान लगाने में सक्षम होने पर दूसरों के विचार और सोच के बारे में सोचने के लिए समय ही नहीं मिलता है। नंबर 3, अपनी पसंद को प्राथमिकता देना शुरू करें। स्वयं में इस दृष्टिकोण का विकास करें कि आपके लिए जो मायने रखता है उस कार्य को करना है, ना कि दूसरे लोग आपके कार्य और आपकी पसंद के बारे में कैसी सोच रखते हैं उसके आधार पर कार्य करना है। इससे आप उस चिंता से मुक्त हो सकेंगे कि दूसरे आपके बारे में क्या राय रखते हैं। नंबर 4, आपके विचार सबसे अच्छे हैं। अपने इरादे और तर्क को देखने और जानने के लिए आपके पास सबसे अच्छा लेंस है। वास्तव में
दूसरा व्यक्ति कभी भी यह नहीं समझ सकता कि आपकी सोच कैसी है या क्यों है। अपने लिए निर्धारित करें कि आपके लिए सबसे अच्छा काम क्या हो सकता है। इसे सुधारने की दिशा में काम करें ताकि यह आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करे। नंबर 5, स्वयं के प्रति जागरूक रहें। आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में आपके पास जो समझ है उसके लिए खुद जागरूक और जिम्मेदार बने। अधिक आत्म जागरूकता और समझ दूसरों की धारणाओं के बारे में चिंता से दूर होने में सक्षम बना सकती है। नंबर 6, सब कुछ ठीक भी नहीं होता। पूर्णता के लिए प्रयास न करें, बेहतर करते रहने का लक्ष्य रखें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करते रहें। याद रखें कि आप भी गलतियां कर सकते हैं और उस प्रक्रिया से गुजरना भी सही होता है। गलतियां करने से ही व्यक्ति सीखता है। नंबर 7, अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करें। आपने जो हासिल किया है उसे स्वीकार करना चाहिए। आंतरिक स्तर पर अपनी प्रशंसा भी करनी चाहिए। अपने आप को सकारात्मक रूप से सुदृढ़ करें। हमेशा अच्छे की तलाश करें और विसंगतियों से दूर रहें। नंबर 8, आपकी धारणा हमेशा सही नहीं हो सकती। अंत में याद रखें कि आप जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं वह हमेशा सही नहीं हो सकता। दूसरा आपके प्रति क्या महसूस करता है और जिस तरीके से आप सोचते हैं वह हमेशा सही नहीं हो सकता। इसलिए लोगों की राय पर ध्यान देने के बजाय आप क्या करते हैं और क्यों कर रहे हैं इस पर अपना विश्वास बनाए रखें। इनका अभ्यास करने से आप दूसरों की बातों के बारे में चिंता करना बंद कर देंगे और खुद पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। जीने के लिए हमारे पास एक ही जीवन है। कुछ तो लोग कहेंगे, गाने की तर्ज पर दूसरों की बातों की परवाह करने के बजाय अपने विचारों और उद्देश्यों के साथ जिएं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।